इस बार उत्तर प्रदेश में कोड वर्ड राजनीति चल रही है। ये ऐसे कोड वर्ड्स हैं जिनको खोलकर बोलने, बताने और समझाने की जरूरत नहीं होती। नेता जब इन कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें पता होता है कि उनका वोटर इसे डिकोड कर लेगा और अपनी पूरी बात अपने आप समझ जाएगा। जिस तरह किसी मशीन से अपना उद्देश्य पूरा करवाने के लिए उसे सेट किया जाता है, उसी तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति में ध्रुवीकरण की सेटिंग्स को भी अपने पक्ष में करने के लिए कोड वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। और इन कूट शब्दों को बार बार बोलने से वोटर तक कमांड पहुंच जाती है। जिन्ना या पाकिस्तान का नाम लेने वाले अखिलेश यादव जानते हैं कि वो ऐसा बार बार क्यों कर रहे हैं। उसी तरह बीजेपी भी जानती है कि पलायन या अब्बाजान के इस्तेमाल के पीछे क्या उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीतिक बयानबाजी ध्रुवीकरण के इन्हीं कोड वर्ड्स के इर्द गिर्द घूम रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। जिन्ना से जो करे प्यार, वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। कहते हैं पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बाजान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जैसे बॉलीवुड के गानों में एक हुक लाइन होती है जो जबान पर जल्दी चढ़ जाती है, वायरल हो जाती है, वैसे ही यूपी की राजनीति में भी कुछ खास शब्द और वाक्य हैं जिन्हें बार बार दोहराया जाता है। कांटे की तरह वोटर के दिमाग के आसपास पहुंचाया जाता है ताकि वोटर मछली की तरह फंस जाए। इस बार के चुनावी घमासान में जिन्ना, पलायन, पाकिस्तान, अब्बाजान, भाईजान, ये वो हुक हैं जिनसे नेता वोटर को खींचना चाहते हैं। कहते हैं पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बाजान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। चुनावी भाषणों में इन शब्दों को किसी कोड वर्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बात खुलकर नहीं कही जाती, इशारों इशारों में होती है। समझने वाले समझ लेते हैं और हो जाती है डिलीवरी वादों और इरादों की। अब्बाजान और भड़काऊ भाईजान के बाद यूपी चुनाव में जिन्ना ने बहुत कायदे से एंट्री ली। उनकी एंट्री करवाई अखिलेश यादव ने। जिस तरह से जिन्ना ने देश को दो हिस्सों में बांटने में अहम भूमिका निभाई थी, उसी तरह इनके नाम का प्रयोग प्रदेश के मतदाताओं को अलग अलग ध्रुवों की तरफ खींचेगा, ऐसा माना जा रहा है। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उनका वो विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। यूपी में पलायन शब्द भी लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। हिंदू परिवारों के पलायन का मुद्दा संवेदनशील मामला है। इस मुद्दे ने बीजेपी को 2017 में पश्चिमी यूपी में लाभ पहुंचाया था और बीजेपी को इससे अपने पक्ष में माहौल बनाने में मदद मिली थी। तब इस क्षेत्र में 136 में से 109 सीटें बीजेपी को मिली थी। अब 2022 में भी बीजेपी इस शब्द को दोहराकर मतदाताओं को नॉस्टैल्जिक महसूस करवा रही है। वही पुरानी फीलिंग देने की कोशिश हो रही है ताकि पुरानी सफलता दोहरा सके। ये ही कोरोना है, किराना है, जहां पहले से लोग पलायन कर रहे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। उत्तराखंड में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और पूर्व में जो कांग्रेस सरकार थी, वहाँ बाकायदे कमीशन बना और कमीशन इस वाले में बना जानकारी हासिल करने के लिए कि लोगों ने गांव क्यों छोड़ा और कितने बड़े पैमाने पे छोड़ा है। हजारों गांव ऐसे हैं जहां पर एक भी व्यक्ति नहीं रह रहा है। अगर सबसे ज्यादा पलायन अगर कहीं हुआ है तो उत्तराखंड में पलायन हुआ है। मुझे ये बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तराखंड के पलायन के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? इस बार चुनाव में जीत के लिए राजनीति के तमाम आर्यभट्ट गणित बैठाते रहे और मतदाताओं का हिसाब किताब लगाकर बीजेपी ने 80-20 अनुपात में अपनी विजय का दावा ठोका, जिसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने अपना अलग फॉर्मूला पेश किया। दोनों अनुपातों को हिंदू और मुसलमानों के वोट बैंक से जोड़कर देखा गया।
राजनीति के जानकार मानते हैं कि सत्ता तक जाने की रफ्तार इसी फॉर्मूले से मिलती है। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। बीजेपी फिर सबका साथ सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। ना हमने कहा जिस सबके लिए हमने काम किया है और सबका हमें समर्थन मिलेगा। 20% वोटों में ये सपा, बसपा, कांग्रेस आदि जो राजनीतिक दल है उसके अंदर सिमट करके रह जाएंगे, क्योंकि ये जातिवादी राजनीति करते हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये गुंडों, अपराधियों, माफियाओं को संरक्षण देने वाली राजनीति। यूपी के चुनाव में हज हाउस और मानसरोवर भवन की भी राजनीति हो रही है। दरअसल इस बहाने ये बताने की कोशिश है कि कौन सी पार्टी किन लोगों की हितैषी है। आपके गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण हो गया है। पहले यहां हज हाउस बनता था, नियमों की अनदेखी करते हुए। आज हज हाउस नहीं, आज तो भाइयों बहनों कैलाश मानसरोवर का भवन बन रहा है। योगी आदित्यनाथ जी की परेशानी ये है कि वो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पूरे 5 साल, पूरे कार्यकाल माननीय अखिलेश यादव जी के कामों को अपना काम बताते रहे। आज उनके पास अपना कोई काम गिनाने को नहीं है। तो जो उनके अंदर है, जो व्यक्ति के अंदर होता है, नफरत की राजनीति, बंटवारे की राजनीति, हिंदू मुसलमान, वो निकल रहा है। स्कूल में शिक्षक कहते हैं कि जिस विषय को याद करना हो उसे बार बार दोहराना चाहिए। वैसे ही राजनीति के शिक्षक कहते हैं कि नेता जिस बात को याद करवाना चाहते हैं उसे बार बार दोहराते हैं ताकि उनकी कही बात वोटर के दिमाग में फिट हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।